नमस्कार, राम राम, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सब लोग अच्छे होंगे और तैयारी ज़ोर शोर से चल रही होगी। हमने सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 124 और इम्पोर्टेंट आर्टिकल को दोस्तों पढ़ लिया है। और जो न्यायालय में या न्यायपालिका के अंदर जो नवाचार हैं उसमें हमने न्यायिक पुनरावलोकन को पढ़ लिया है डिटेल के अंदर। उसके बाद में इसी कड़ी में हम आज बात करेंगे दोस्तों, किसकी? आज हम बात करेंगे पीआईएल की। किसकी दोस्तों? पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, आम आदमी का कानूनी हथियार। अपना टाइम निकाल के दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। बात करते हैं दोस्तों, सीधा चलते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट सारा कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। जनहित याचिका दोस्तों, आपने अभी तक जनहित याचिका का नाम सुना है वो आपने पीआईएल सुना होगा। आई थिंक लॉ के स्टूडेंट हो आप, हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली पीआईएल का नाम आपने सुना होगा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। परंतु आपने एसएल का नाम सुना नहीं होगा, ये नया होगा। पीआईएल को भी दोस्तों कहीं कहीं पर एसएल भी बोलते हैं, सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल एक्शन लिटिगेशन दोस्तों, ठीक है। सामाजिक कार्य की याचिका, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? जैसा कि नाम से पता चलता है, जनता या जनहित की सुरक्षा के लिए जो याचिकाएं दायर की जाती हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। जनहित याचिका जो है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ही दायर की जा सकती है, तो उनको दोस्तों क्या बोलते हैं? जनहित याचिका। वेरी सिंपल। कहाँ से ली गई है ये अवधारणा? तो ये अवधारणा दोस्तों पूरे संसार ने ही अमेरिका से ही ली है। अवधारणा अमेरिकी न्यायशास्त्र से, हमने तो अमेरिकी न्यायशास्त्र से ली है। और सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पहले 1960 के अंदर यूएसए के अंदर ही इस अवधारणा का जन्म हुआ था। जनहित याचिका का सबसे पहले 1960 में यूएसए के अंदर ही जन्म हुआ था दोस्तों। आगे बात करते हैं, अगर आपके यहाँ पे बात की जाए भारत के अंदर, आपके यहाँ पे भारत के अंदर सबसे पहली जनहित याचिका कब दर्ज की गई थी? तो भारत के अंदर दोस्तों सबसे पहली जनहित याचिका जो है वो कब दर्ज की गई थी? 1979 में। कब दोस्तों? 1979 में, 1979, दिसंबर 1979। उसमें जो जनहित याचिका दायर की गई थी उसका नाम दोस्तों हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार रखा गया था। क्या नाम? हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार। इसमें क्या था दोस्तों? याचिका दायर करने के पीछे सबसे मेन इंपॉर्टेंट हाथ किसका था? तो याचिका दायर करने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट हाथ जो था दोस्तों, आपके कपिल हिंगोरानी करके नाम के एक व्यक्ति थे, उनका इम्पोर्टेंट इसके पीछे रोल था। परंतु ये जो याचिका है एक हुसैन आरा खातून नाम के कैदी थे, जेल में बंद कैदी थे बिहार की जेल में, तो उनके नाम से दर्ज की गई थी, तो इसलिए इस याचिका का नाम हुसैन आरा खातून बनाम बिहार सरकार पड़ा दोस्तों, ठीक है। और क्यों दर्ज की गई थी? तो स्पीडी जो ट्रायल थी उस टाइम ऑलमोस्ट 40,000 कैदी बंद थे कैद के जेल के अंदर और उनके मामले लंबित थे, कोई सुन नहीं रहा था। तो उनकी स्पीडी ट्रायल के लिए दोस्तों किसने? कपिल हिंगोरानी ने हुसैन आरा खातून के नाम से ये याचिका दर्ज की गई थी दोस्तों, ठीक है। और किसके अध्यक्षता में, किसकी जो अध्यक्षता की पीठ ने इसको स्वीकार किया था? तो पीएन भगवती तथा कृष्णा अय्यर की अध्यक्षता वाली पीठ ने इसको स्वीकार किया था। इसीलिए दोस्तों आपके पीएन भगवती जो है, इनको क्या बोला जाता है? इनको दोस्तों बोलते हैं क्या? इनको बोला जाता है आपका फादर ऑफ पीआईएल, फादर ऑफ पीआईएल इन इंडिया, ठीक है। पीएन भगवती जी को फादर ऑफ पीआईएल बोला जाता है भारत के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं, नोट में आप लिख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ही आपकी पीआईएल है जो वो दर्ज की जा सकती है दोस्तों। और अगर बात करें कि अगर वैधानिक दर्जा कब दिया गया था पीआईएल को, तो वैधानिक दर्जा दोस्तों, वैधानिक दर्जा की अगर बात कर लूँ मैं तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, जो एसपी वाद हुआ था, एसपी गुप्ता वाद, ठीक है। एसपी गुप्ता वाद जो हुआ था 19 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1981 में हुआ था दोस्तों आपका
SP गुप्तावाद। तो इसके अंदर आपकी PIL को क्या किया गया था, वैधानिक दर्जा दिया गया था दोस्तों। ठीक है। और एक और बात आप जानकारी के लिए याद कीजिए दोस्तों, रिट और PIL में कुछ डिफरेंस है। रिट व्यक्तिगत उसके लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में लगाई जा सकती है, परंतु PIL जो आप लगा सकते हैं वो सिर्फ सामाजिक मुद्दों पर ही लगा सकते हैं। ठीक है। कोई अपने व्यक्तिगत मुद्दों पर PIL दायर नहीं कर सकता। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, PIL क्यों शुरू की गई, इसका तो आपको बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। ठीक है। आम नागरिक के न्याय के लिए शुरू की गई थी। चलिए अगला बात करते हैं कि इसको कौन दायर कर सकता है। कोई भी दायर कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी इसको दायर कर सकता है। कोई भी, लिख दिया, कोई भी व्यक्ति जो सामाजिक हित में दायर करे, ये वर्ड याद रखना है, सामाजिक हित में। आप ऐसा नहीं है कि आपके घर पे पानी नहीं आ रहा, PIL दायर कर दो। ठीक है। मोहल्ले के अंदर पानी नहीं आ रहा, मोहल्ले के अंदर समस्या है, काफ़ी लंबी समस्या है, तो आप PIL दायर कर दो। ठीक है। न्यायालय खुद भी अपनी संज्ञान कर सकता है। जज साहब कहीं जा रहे हैं, ट्रैफिक है रोड पे, और जज साहब को अगर आधा घंटा रुकना पड़ गया तो खुद ही बोले भाई डालो PIL, उस रोड पे लोग परेशान ज़्यादा ही है। उसके बाद में कोई संस्था, सामाजिक संस्था, कोई NGO, उसको भी लगता है तो वो भी दोस्तों PIL डाल सकती है सामाजिक हित के अंदर। तो मोटा मोटी कोई भी व्यक्ति, भारत का नागरिक जो है वो PIL डाल सकता है सामाजिक हित के लिए। ठीक है। चलिए आगे बात कर सकते हैं कि आप किसके विरुद्ध PIL डाल सकते हैं। किसके विरुद्ध PIL डाल सकते हैं? आप केंद्र सरकार के विरुद्ध PIL डाल सकते हैं, आप राज्य सरकार के विरुद्ध PIL डाल सकते हैं, आप नगर पालिका में भी PIL डाल सकते हैं, या फिर किसी सरकारी विभाग के विरुद्ध भी PIL डाल सकते हैं दोस्तों। ठीक है। तो आप याद रखिए, आप कोई भी सरकारी महकमा जो है उसके विरुद्ध PIL आसानी से डाल सकते हैं। ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, आप तैयारी कर रहे हैं आप, और आई होप कि आप सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे, तो इसका ध्यान रखना कि अभी आप डाल सकते हैं, और जब सरकारी कर्मचारी बन जाएंगे, कर्मचारी के विरुद्ध नहीं डाल सकते हैं, सरकारी विभाग के विरुद्ध। तो ध्यान रखना, अच्छे से काम करना, पता चला आपके विभाग के विरुद्ध कोई बेरोजगार डाल दे, है ना। चलिए अगला दोस्तों बात करते हैं किसके विरुद्ध, निजी पक्ष के विरुद्ध। घर वाले लड़ लिए बैठे बैठे, बोले पड़ोसी के विरुद्ध डाल देता हूँ PIL, तो नहीं, आप निजी पक्ष के विरुद्ध दोस्तों PIL नहीं डाल सकते। अभी पहले हमने बात कर ली है कि सामाजिक हित के लिए PIL डाली जा सकती है। हाँ, अगर कोई ऐसा है जो पूरे मोहल्ले में सभी लोगों को परेशान करता है, तब सोचा जा सकता है, परंतु निजी पक्ष के विरुद्ध दायर नहीं की जा सकती PIL। अब फैक्ट ये उठता है कि अगर कोई कंपनी है, लेट्स से आपके यहाँ पे कोई कंपनी लगी हुई है जयपुर के अंदर, और उस कंपनी की वजह से दोस्तों क्या है, जयपुर में किसी जगह पे प्रदूषण बहुत हो रहा है। ठीक है। तो वो क्या है, कंपनी लगी हुई है, कंपनी एक तरह से कह सकते हैं कि वो प्राइवेट पोर्टल है, निजी है, परंतु उस कंपनी से दोस्तों क्या है, जनता पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है, वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन पे बुरा प्रभाव पड़ रहा है ना। तो इस वजह से क्या है, आप उस कंपनी के विरुद्ध PIL डाली जा सकती है, परंतु उस कंपनी दोस्तों, आप डायरेक्टली कंपनी के विरुद्ध PIL नहीं डाल सकते। आप PIL किसके विरुद्ध डालेंगे, कोई भी कंपनी है तो उसको लगी है, उसको लगाने के लिए परमिशन किसने दी है, राज्य सरकार ने दी है। ठीक है। और उसका जो प्रदूषण और उसको नियंत्रण करने के लिए कौन उसको चेक करता है आपका, तो राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड होता है। तो दोस्तों आप राज्य सरकार के विरुद्ध PIL डालेंगे, डालना मत, मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, पर अगर कर रही है कंपनी तो डाल देना। तो राज्य सरकार के विरुद्ध PIL डालेंगे, परंतु उसके अंदर प्रतिवादी के रूप में कौन कौन आएगा, राज्य सरकार आएगी, उसके साथ कंपनी आएगी, और उसके साथ जो आपका नियंत्रण बोर्ड है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वो भी आएगा दोस्तों। तो अगर किसी निजी कंपनी के कारण जनहित पर बुरा प्रभाव पड़े, तो निजी कंपनी को सरकार के साथ प्रतिवादी, याद रखिए, सरकार के साथ प्रतिवादी बनाया जा सकता है। तो अगर आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए कि निजी कंपनी को सीधा प्रतिवादी बना सकते हैं, तो नहीं बना सकते, सरकार के साथ प्रतिवादी बना सकते हो। ठीक है। चलिए क्लियर हो गया फैक्ट। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जो PIL है आपकी, उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। हालांकि अभी अगर PIL के अगर और फैक्ट के बारे में देखें तो PIL है जो दोस्तों अभी काफ़ी एक्सप्लोर हो गया है, काफ़ी ब्रॉड हो गया है। अभी दोस्तों PIL जो है पोस्ट कार्ड के माध्यम से भी की जा सकती है PIL। अगर न्यूज़पेपर में कोई न्यूज़ आई है, उसके आधार पर भी आप
पीआईएल कर सकते हो। न्यायपालिका स्वतः ही संज्ञान ले ले, वो अभी हमने पीछे ही पढ़ लिया है कि जज साहब वगैरह अगर जा रहे हो और कोई दिक्कत हो, फील हुआ हो, तो लेट हो गए पहुंचने में न्यायालय में, तो उनको लगा और उन्होंने पीआईएल डाल दिया। चलिए अगला आपके भारत के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पीआईएल्स के बारे में पढ़े तो कौन सा है। पहला तो हमने पढ़ लिया है कि 1979 में, दिसंबर 1979 में हुसैन आरा खातूनवाला जो था बनाम बिहार सरकार, वो एक इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दूसरा दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है पीआईएल एमसी मेहता बनाम भारत सरकार। तो यह दोस्तों पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित थी, पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित थी। एक्चुअली क्या हुआ था, एक कोई जो उर्वरक फर्टिलाइजर्स बनाती हैं उस कंपनी के अंदर कुछ गैस रिसाव हुआ था। अगर गैस रिसाव से बात करें तो भोपाल में जो गैस कांड हुआ था उसके अंदर कौन सी गैस निकली थी, तो आप याद रखिए उसमें मिथिल आइसोसाइनाइड MIC थी, वो निकली थी। तो उर्वरक कंपनी में दोस्तों दिल्ली के अंदर गैस रिसाव हुआ था, तो ये मेहता साहब ने पीआईएल डाली थी। और पीआईएल के बाद में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने गंगा के आसपास जो रीजन था उसके अंदर बहुत सारी कंपनियों को सख्त निर्देश दिए थे, कुछ को बंद करवा दिया गया था। तो ये दोस्तों आज तक की सबसे बड़ी पीआईएल थी भारत सरकार में। अगर लार्जेस्ट पीआईएल की बात करें, काफ़ी मतलब एक्शन जो हुआ इस पीआईएल पे हुआ था। अगली दोस्तों विशाखा बनाम राजस्थान सरकार, ये याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पीआईएल है, 1997 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजस्थान सरकार की है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विशाखा बनाम राजस्थान सरकार पीआईएल कब दायर की गई थी, तो 1997 में दायर की गई थी। ठीक है, और किस लिए दायर की गई थी, तो कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए दोस्तों। ठीक है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए कौन सी पीआईएल दायर की गई थी, तो विशाखा बनाम राजस्थान सरकार 1997 में। इसी का प्रभाव क्या पड़ा, इसी के बेस पे सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों क्या किया था, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी विशाखा गाइडलाइंस जारी की थी। क्या की थी, विशाखा गाइडलाइन दोस्तों, इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी। विशाखा गाइडलाइन। और यही आगे चल के क्या हुआ था, यही आगे चल के दोस्तों किसका आधार बना था, आपका महिलाओं का यौन उत्पीड़न निवारक एक्ट 2013। ठीक है, तो आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि यौन उत्पीड़न निवारक एक्ट कब आया था। 2013 में भी अगर बात करें तो कब आया था, 9 दिसंबर 2013 को एक्ट अस्तित्व में आया था। तो किस पे पीआईएल जो हुई थी, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार पीआईएल पे हुआ था दोस्तों, याद रखिए। अगला है नालसा बनाम भारत सरकार, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी दोस्तों। इसके बाद क्या हुआ था, यह ट्रांसजेंडर समुदाय को थर्ड जेंडर का जो है दर्जा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और इसके बाद ट्रांसजेंडर समुदाय को दोस्तों नौकरियों में, एजुकेशन में, इनमें आरक्षण भी इसी के आधार पर दिया गया था। नालसा की फुल फॉर्म क्या है, तो अगर बात कर लें तो नालसा स्टैंड्स फॉर दोस्तों क्या है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ 2014 में दोस्तों। और उसके बाद में जो लेटेस्ट की अगर बात करें कोई इंपॉर्टेंट पीआईएल है, तो लेटेस्ट आपकी है श्रेया सिंघाल बनाम भारत संघवाद 2015 की दोस्तों, 2015 की। ये क्या थी, ये IT एक्ट 2000 जो था उसके अंदर एक धारा है 66 अल्फा 66A, उसके बारे में बात की गई थी और उसके विरुद्ध जनहित याचिका दायर की गई थी। अगर धारा 66 के बाद आप जस्ट आइडिया याद रखिए, आपको इतना ही याद रखना है कि 66A के विरुद्ध दायर की गई थी। 66A है क्या दोस्तों, इसमें क्या है कि यह कानून व्यक्तियों को फ़ोन, कंप्यूटर या अन्य डिजिटल डिवाइस के उपयोग से आपत्तिजनक एवं दुर्भावनापूर्ण पोस्ट करने से रोकता है, और यदि कोई ऐसा करता है तो उसे 3 वर्ष की सज़ा का प्रावधान है। परंतु इसके विरुद्ध क्यों की गई, बात तो अच्छी है, सही बोलता है, नहीं करना चाहिए, परंतु इसमें क्लैरिफाई नहीं किया गया है धारा में कि वो आपत्तिजनक स्टेटमेंट की या आपत्तिजनक पोस्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है।
मेरे लिए आपत्तिजनक कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, किसी थर्ड पर्सन के लिए कुछ और हो सकता है। तो यह उस धारा के अंदर क्लियरली डिफाइन नहीं किया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी पीआईएल के आधार पर दोस्तों और आर्टिकल 19(1) और 19(2) का उल्लंघन करती है, इसीलिए इसे शून्य घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको शून्य घोषित कर दिया है दोस्तों। तो ये थी आपकी पीआईएल, ठीक है। अभी पीआईएल जो है दोस्तों, इससे क्या है, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच भी संघर्ष भी उत्पन्न होता है काफ़ी बार, ठीक है। और कार्यपालिका ने न्यायपालिका पर अति सक्रियता का आरोप भी इस लगाया है कि पीआईएल जज साहब, मतलब जो एग्जाम्पल दिया था, जस्ट एग्जाम्पल, तो कार्यपालिका आरोप भी लगाती रही कि न्यायपालिका जो है वो अति सक्रिय है और पीआईएल के थ्रू ही है दोस्तों। परंतु इसके कुछ नकारात्मक इफेक्ट भी है। नकारात्मक क्या है कि जिसका मन हुआ पीआईएल दे दी उसने, तो इससे न्यायपालिका पर कार्यभार बढ़ रहा है। आपको पता ही है बहुत सारे लंबित केस हैं, ठीक है। और कई बार मतलब जो इररिलेवेंट या महत्वपूर्ण मुद्दे नहीं हैं उन पर भी पीआईएल डालने से समय भी बर्बाद होता है, ठीक है। और लोग क्या करते हैं, मुझे फेमस होना है, मैंने पीआईएल डाल दी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि सस्ती राजनीतिक लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए लोग पीआईएल डाल सकते हैं और कार्यपालिका और न्यायपालिका में संघर्ष भी बढ़ता है। तो यह संविधान के लिए और लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं है। तो दोस्तों यह था, आपको मेरी तरफ से पीआईएल का टॉपिक जो है कंप्लीट हो गया है। कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वीडियो को देखा उसके लिए थैंक्स। एंड अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपना चैनल है, आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। ओके, बाय बाय, टेक केयर।